जय हिंद सभी को। आज हम करने वाले 9th क्लास की बायोलॉजी को कवर और हमारा पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज वी ऑल नो कि जो आपका सेल है, ठीक है, सबसे छोटा यूनिट होता है। ठीक है, बहुत सारे जैसे सेल हैं, ठीक है, ये सेल है, इनको मिला के आपका एक टिश्यू बनता है। फिर आपके टिश्यू, ऑर्गन, ब्लड, मसल्स, ये सब चीज़ें मिला के क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी का आप कह लो निर्माण करती हैं। तो जो सेल है, इस पैराग्राफ में से आपको पढ़ना क्या है कि जो सेल है, सेल वो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रोबोट हुक इन 1665। He observed that cells in a cork slice with the help of a primitive microscope. लेवेनहॉक 1674। अब वो जो रोबोट हुक ने जो सेल्स की डिस्कवरी की थी ना, वो सेल्स कैसे थे, डेड सेल्स। ठीक है, लिविंग सेल की किसने की थी, लेवेनहॉक ने। ठीक है, उसके बाद आता न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस की किसकी की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और आपको क्या पढ़ना जरूरी है कि एक टर्म है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, पुरकिंजे ने 1839 में। और फिर सेल थ्योरी दी थी दो बायोलॉजिस्ट किडन और श्वैन ने। और इसी थ्योरी को आगे एक्सपेंड कर दिया था वर्चू ने, क्या बोलते हुए कि दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इस पैराग्राफ में से इंपॉर्टेंट क्या है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो आपका आंसर होगा रोबोट हुक ने। बट वो सेल कैसे थे, डेड सेल्स थे। फिर लिविंग सेल की किसने की, लिविनहॉक ने। ठीक है, उसके बाद आपके कौन से सेल आते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की किसने की थी, रोबोट ब्राउन ने। ठीक है, फिर प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की पुरकिंजे ने की थी। उसके बाद आपका थ्योरी किसने दी थी, स्किडन और श्वैन। और आगे इसी थ्योरी को एक्सपेंड कर दिया था वर्च्यू ने। The invention of a magnifying lens led to the discovery of the microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba. अब आपका क्या कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, ठीक है, कि आपके जो सेल होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, दो तरह के सेल होते हैं। एक आपका होता है मल्टी सेल्यूलर और एक आपका होता है यूनिसेल्यूलर। मल्टी मतलब ही समझ जाइए कि जिसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है, और हर सेल अपना अपना काम करेगा। और यूनिसेल्यूलर में क्या होगा कि एक ही सेल होगा, ठीक है, वही सारे काम करेगा। अब आपके मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर के एग्जाम्पल कौन से, यूनिसेल्यूलर के कौन से हैं, अमीबा, आपका पैरामीशियम बैक्टीरिया हो गया, क्लासड्रमन्स हो गया। दिस organisms are called unicellular. On the other hand, many cells group together in single body and assume different function. इनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। जैसे आपका फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गया। और आपको जानना क्या जरूरी है कि सेल का जो फंक्शन है ना, वो किस पे डिपेंड करता है। तो सेल का आपका जो फंक्शन है, इट डिपेंड्स ऑन इट्स शेप और साइज। ठीक है, अलग अलग तरह के सेल होते हैं और उनका फंक्शन उनके शेप और साइज पे डिपेंड करता है। सम ऑर्गेनिजम्स कैन आल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। लुक एट द पिक्चर एंड डिपिक्ट सम सेल्स। ये आपको कुछ सेल्स दिए, नर्व सेल है, ब्लड सेल्स है, स्मूथ मसल सेल है, ये ओवम है, ये बोन सेल है, स्पर्म है। हो सकता है इस बार पिक्चर देख के आपसे पूछ ले कि कैसा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, सम सेल्स लाइक हैव चेंजिंग शेप्स। वो हमेशा आपने देखा होगा शेप चेंज करते रहते हैं। और जो आपका सेल है, ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म। अब आपने इसमें, ये तो सब ठीक है, अब आपने इसमें आगे पढ़ना क्या है, ठीक है, जो जरूरी है वो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखिए, सेल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे हमारे बॉडी में हमारे पार्ट्स होते हैं। तो सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन्हीं को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। एवरी सेल, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स। अब सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपका आउटर मोस्ट सेल है। फॉर एग्जांपल सेल है, तो सेल के बाहर आप एक ऐसी लेयर बना दो जिसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम कह लो आप, या सेल मेम्ब्रेन कह लो। ठीक है, this is the outermost covering of the cell that separate the contents of the cell from its external environment. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some material in and out of the cell. outermost covering है सेल का, ठीक है, और ये सेपरेट करता है कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल को बाहरी जो उसके एनवायरनमेंट में चीज़ उससे बचाता है। जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक वॉचमैन की तरह है।
देखिए, क्योंकि वो एंटर एग्जिट मटेरियल की देख रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट सम ऑफ अदर मटेरियल्स द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिबल। अब ये सबको अंदर आने जाने नहीं देता, जो ट्रस्टी मेंबर्स हैं बस उनको, कहने का मतलब है कि जो सेल के लिए अच्छे उन्हें आने देगा, इसलिए इसको हम सेलेक्टिव परमिबल मेम्ब्रेन कहते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल। अब ये क्वेश्चन भी बनता है कि अगर कुछ सब्सटेंस अंदर आ रहे हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं, तो ये होता कैसे है। तो देखिए, ये आपका डिफ्यूजन और ओस्मोसिस की वजह से होता है। Such substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. अब जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सेल के अंदर बाहर कैसे आता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स। वी सॉ दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन टू लो। अब होता क्या आपका डिफ्यूजन में, ठीक है, कि आपका डिफ्यूजन में मूवमेंट कैसा होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन द सेल्स में, फॉर एग्जांपल सब सब्सटेंसेस लाइक CO2 व्हिच इज सेल्युलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सट्रैक्टेड ऑफ द सेल। अब एक क्वेश्चन यही बन गया आपका कि सेल के लिए वेस्ट क्या है, CO2 एक वेस्ट है व्हिच इज अ सेल्युलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल, accumulates in high concentration inside the cell. In the cell external environment, the concentration of the CO2 low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 move after cell from a region of high concentration. CO2 भी हाई मतलब हाई टू लो ही आपका बाहर निकलता है। सिमिलरली O2 enters the cell process of diffusion when the level of concentration also inside the cell decreases। और O2 कब आता है, जब सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। Thus diffusion plays an important role in the gases exchange between the cell as well as the cell and its external environment। सेल के अंदर भी और सेल के अंदर बाहर जो हो रहा है, ठीक है, इसमें डिफ्यूजन का बहुत बड़ा रोल है। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन या आप कह लो रेस्पिरेशन भी इसी के थ्रू होता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब गैसेस का डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा था, वाटर का किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water। अब जो मूवमेंट ऑफ वाटर है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कितना सब्सटेंस डिजॉल्व ऑफ वाटर में। दिस ओस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब तीन तरह के सोल्यूशन होते हैं, देखो, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सबसे आसान है, ठीक है, बट हम एक एक करके कवर करेंगे। If the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution। अगर सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है या पावर है वो भी सेम है और बाहर के इन्वायरमेंट का पावर भी सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, तो सेल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इज न सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, तो सेल विल रिमेन द सेम साइज, सेल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। If the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis। बट अगर सेल का कंसंट्रेशन कम है, बाहर का ज़्यादा है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो सेल है वो वाटर को लूज कर देता है, ठीक है, तो आपका सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और हाइपरटोनिक जो आपका है उसमें क्या होता है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, इसमें हाइपोटोनिक में आपका क्या होता है कि जो आपका सेल है वो फूल जाता है, ठीक है। दस ओस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको ये एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पेपर में इससे तो क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। अब हमें ये पढ़ना है, यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ज़्यादातर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में आपका वाटर गेन ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही होता है। Absorption of water by plant roots is an example of osmosis. Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. The plasma membrane is flexible and it's made of organic molecules called lipids and proteins। अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किसका होता है, लिपिड और प्रोटीन का। The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. Such processes are known as endocytosis। अब जो प्रोसेस से अमीबा अपना खाना खा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। अमीबा acquired fruits और such processes।
अब हमें पढ़ना है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? पहली बात, सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। समझते हैं कैसे। मान लीजिए ये प्लांट सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, फिर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी एक बाहर लेयर होगी जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लांट्स में देखने को मिलती है। The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell is mainly composed of cellulose. जो आपका सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना होता है, और सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. इसी फिनोमिना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जब आपका लिविंग प्लांट सेल वाटर को लूज करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिनन बाय परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। Cells walls permit the cells of plants and giant bacteria to withstand very dilute external media without bursting। ठीक है, जो आपका सेल वॉल है परमिट करता है किस किस के सेल्स को, प्लांट के, फंजाई के, बैक्टीरिया को, कि वो डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया को विदाउट बर्स्टिंग एंटर करने दें। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, द सेल स्वेल, फिर सेल स्वेल हो जाता है, बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। द वॉल exerts an equal pressure against the swollen cell because of their wall. Such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells। अब हमें पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को आप मेम्ब्रेन मैनेजर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो आपका न्यूक्लियस है सेंटर में लोकेटेड होता है, और उसके पास खुद की एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर भी डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ऐसे खुद के पास ही दो दो वॉचमैन्स हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो अपने अंदर कुछ मटेरियल्स को आने जाने दे रही है, किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? साइटोप्लाज्म के थ्रू। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं जो रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये तभी विजिबल होते हैं व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड। Chromosomes contain information for inheritance of characters from parents to next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid। क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स आपके डीएनए और प्रोटीन के बने हुए हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। फंक्शन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स in which is not dividing. This DNA is present as a part of chromatin material। अब जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल है, ये इंटलैंग मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये तभी दिखते हैं जब सब आपका डिवाइड होने वाला होता है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंटर रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। जब सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं यानी बढ़ रहे होते हैं, उनका रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स, इट्स प्लेज अ क्रूशल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit and maturity by directing the chemical activities of the cell। बैक्टीरिया में क्या होता है? द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में भी पोअरली डिफाइंड ड्यू टू द absence ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बैक्टीरिया में तो देखो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है, तो सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड। अब जहाँ पर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, ऐसी चीज़ों को हम न्यूक्लियोइड कहेंगे। ठीक है, सच ऑर्गेनिजम्स हु लैक्स इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। अब देखो ये कैसे याद रखना है, दो तरह के सेल और अपने पढ़ने, ईकैरियोट और प्रोकैरियोट। पी से प्रेजेंट होता है तो आपने न्यूक्लियस को absent कर देना है। ठीक है, prokaryotic cells also lack most of the other cytoplasm organelle present in eukaryotic cells। Many of the function of such organelles are also performed by purely organized parts of the cytoplasm। The chlorophyll in photosynthesis prokaryotic bacteria is associated with membrane vesicles but not with plastid as in eukaryotic cell। अब जो आपका साइटोप्लाज्म है, when we look at the temporary amounts of onion peel as well as human आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट है, आई विल मार्क यहाँ से। ठीक है, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म है क्या? फ्लूइड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल। Cell organelles are enclosed by membranes. In prokaryotes, beside the absence of a defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent।
On the other hand, the eukaryotic cells have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles. The significance of membranes can illustrate with example of viruses. Viruses का कोई membrane नहीं होता, ठीक है, और उनका कोई characteristic नहीं होता जब तक वो किसी और living body के अंदर enter ना कर जाए। अब आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है। इनमें न्यूक्लियर रीजन एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स इसमें सिंगल होता है, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम्स है, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल एब्सेंट है और इसमें आपका प्रेजेंट है। अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है। मैंने आपको बताया था सेल के डिफरेंट पार्ट्स को ही हम सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। Every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. Large and complex cells, including cells from multicellular organisms, need a lot of chemical activities to support their complicated structure and functions. To keep these activities of different kinds separate from each other, the cell's membrane bound cell structure organized in themselves. We have talked about the nucleus in a previous section. Some important example हमने क्या पढ़ना है, ठीक है। ER पढ़ना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेटिस पढ़ना है, लाइजोसोम पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, प्लास्टिड पढ़ना है और अलग हमें थोड़े थोड़े पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक। अगर मैं आपको आसान शब्दों में कहूँ तो जो एंडोप्लाज्मिक है एक बहुत ही लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब शीट्स का। इट लुक लाइक्स लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड और ऑब्लिंग वैक्स। द ईयर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये सिमिलर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। दो तरह के ईआर होते हैं, एक तो आरईआर और एसईआर। आरईआर होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर रफ क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम अटैच होता है। राइबोसोम ये तभी दिखते हैं जब आप माइक्रोस्कोप में ध्यान से देखोगे। अब ये राइबोसोम्स आपका प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ठीक है, और ये फिर सेल के दूसरे पार्ट्स तक भेजते हैं। और जो आपका एसईआर है, जो एसईआर आपका हेल्प करता है मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स फॉर द सेल फंक्शन, और ये आपका डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स और पॉइजन्स को। और इसी प्रोसेस को जो है सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब एस के कुछ जो आपके मेम्ब्रेन हैं या थोड़े से पार्ट हैं वो लिपिड और प्रोटीन हेल्प करते हैं बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस। और कुछ अदर प्रोटीन भी पाए जाते हैं, ठीक है। ई आर वेरीज ग्रेटली इन द अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। One function of ER is to serve channels for the transport of material between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। और ER का दूसरा function है to providing a surface for some of the biochemical activities of the cell। In the liver cells of the animals called vertebrates, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs। अब हमें पढ़ना है गोल्गी एपेटस के बारे में, ठीक है। तो गोल्गी एपेटस वाज डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी, कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड approximately parallel to each other in stacks called cistern। These membrane often have connection with the membrane of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system। अब जो गोल्गी एपेटस है ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का एक आप कह लो सेट है पूरा, ठीक है। द मटेरियल सिंथेसिस नियर द ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड थ्रू द गोल्गी apparatus। इट फंक्शन इंक्लूड्स द स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स का वेसिकल्स में। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी apparatus। तो गोल्गी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। अब लाइसोसोम क्या होता है, पहली बात लाइसोसोम के दो नाम है, आप जान लीजिए, सुसाइड बैग ऑफ द सेल और वेस्ट सिस्टम ऑफ द सेल। क्योंकि लाइसोसोम का काम होता है वेस्ट मटेरियल खाना, तो उनको इनगल्फ करते करते कभी कभार ये खुद को भी इनगल्फ कर लेते हैं, इसलिए हम इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। इसके बाद आपने पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल और पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहली माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, इसके बाद खुद का डीएनए और प्रोटीन है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी दो मेम्ब्रेन होते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। दिस folds increase the surface area for ATP generating chemical reaction। The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP। ठीक है, mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes। Therefore, mitochondria are able to make some of their own plastid। अब जो प्लास्टिड है ये भी सिर्फ आपके प्लांट में पाए जाते हैं। दो तरह के प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब जो आपका क्रोमोप्लास्ट है वो कंटेन करता है पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कि जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। Chloroplasts also contain yellow or orange pigments in addition to chlorophyll। Leucoplasts are primary organelles in which materials such as starch, oil and protein granules are stored। और leucoplast में starch, oil और protein
स्टोर किया होता है। The internal organization of chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in a material called the stroma. स्ट्रोमा में होते हैं ये। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्ट ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स है आपके स्टोर सेक्स है फॉर लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स, विदाउट प्लांट सेल्स है वेरी लार्ज वैक्यूल्स।